दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पवन दुबे आज लेकर हाजिर हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि पिछला चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड था। जैसे कि आपने पिछले सारे चैप्टर्स में पढ़े, सारे नहीं, पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ा कि यूरोप 3 भागों में बांटा गया था, क्लर्जी, नोबल्स और जो थर्ड स्टेट्स थे। क्लर्जी नोबल्स को तो प्रिविलेजेस था, विशेषाधिकार था, बट जो थर्ड स्टेट है उसे कोई भी विशेषाधिकार नहीं था। उसे उल्टा टैक्स भी देना पड़ता था, सारा काम भी करना पड़ता था। तो ये जो कल्चर चला आ रहा था, ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसी में बदलाव आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। यानी कि चैप्टर 7 पूरा डेडिकेटेड है कि यूरोप में किस तरीके से कल्चर अब बदलने वाला है, संस्कृति अब बदलने वाली है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे के सारे वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द 14 टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्री ऑफ यूरोप। कहने का सिंपल सा अर्थ है इसका कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे देश हैं। विकास हुआ 14वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, वो इस लाइन का मतलब है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप। कहने का मतलब है एक शहरी संस्कृति वहाँ पे डेवलप हुई। शहरी संस्कृति जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब लोग ट्रेड करेंगे, अब लोग व्यापार करेंगे, अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो पहले एक प्रथा चलती थी कि सबको धर्म के नज़रिए से देखा जाता था, धर्म ही सब कुछ डिसाइड करता था, अब वैसा कोई भी चीज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड लाइन है, टाउन्स पार्टिकुलरली फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम बिकम सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कुछ टाउन्स यूरोप में डेवलप हुए हैं, वहाँ पे उसका नाम दिया गया है कि टाउन्स में जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे आपने पढ़ा होगा रोमन एम्पायर, तो वहाँ पर एक सेंटर पार्ट, ये एक मेन पार्ट है रोम। किस चीज़ के लिए? आर्ट्स एंड लर्निंग के लिए। जो हम अभी बात कर रहे हैं कि अब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, अब जो थर्ड स्टेट है, मिडिल क्लास है, वो शिक्षा ग्रहण करेगी, तो रोम उसका एक मेन पॉइंट है लर्निंग का, आर्ट एंड लर्निंग का। ठीक है, राइटर्स एंड आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक। कहने का क्या मतलब है, अब जो लेखक होंगे और जो आर्टिस्ट होंगे उनको सराहना मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे किसके द्वारा? अमीर वर्ग के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा कि एरिस्टोक्रेसी यानी जो राजा वाले लोग थे उनकी लड़ाई हुई थी किससे? कैथोलिक चर्च के साथ। तो अब जो राजतंत्र है ना, वो भी इनकी मदद करेगा किसकी? राइटर्स और आर्टिस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और ये राइटर्स क्या करेंगे? ये राइटर्स सारे जो धर्म हैं, जो कैथोलिक चर्च के बारे में हैं, वही सब उनके बारे में अब बुक्स में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट अवेलेबल टू मैनी पीपल्स। कहने का मतलब है अब प्रिंटिंग का आविष्कार होगा, उसी समय बुक्स बनेंगी और ये बुक्स जो है सभी को अवेलेबल कराई जाएंगी, हर पीपल को अवेलेबल। प्रिंटिंग का इन्वेंशन होगा इस सदी में। कब? 14वीं और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और आप जो पढ़ रहे हो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, वो इसी के बेस पे पढ़ रहे हो। आगे क्या है, अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप इन यूरोप। अब लोग सोचेंगे, जब लोग पढ़ेंगे किताबें, जब लोग जानेंगे कि कैथोलिक चर्च की सच्चाई क्या है, भगवान ने क्या कहा था, तो अब ये लोग सोचने लगेंगे, हिस्ट्री पे जोर डालेंगे। ठीक है, उनकी सोचने की क्षमता डेवलप होगी, विकास होगा यूरोप के अंदर। रिलीजन्स केम टू बी सीन एज अ समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ। अब धर्म को लोग ऐसे मानेंगे कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, हर कोई अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है धर्म को, कि कौन सा धर्म किसको सिलेक्ट करना है। देयर इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी में जब ये सब ज्ञान प्रसार होगा, जब लोग पढ़ने लिखना शुरू कर देंगे, तो वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल का मतलब है जैसे भौतिक सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती थी,
प्रॉपर्टी उन्हें नहीं दिया जाता था, काम करवाया जाता था। तो इन सबको अब उनकी नॉलेज होगी। अब जो किसान वर्ग है वो पादरी वर्ग से प्रश्न करेगा, क्वेश्चन करेगा कि हमें भी ये सब सुविधाएं चाहिए, हमें भी विशेष अधिकार चाहिए। ठीक है, आप ही लोगों को अधिकार नहीं रहने देंगे हम। क्लियर है? यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रॉम द 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस यूज द टर्म रेनेसांस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है रेनेसांस। 19वीं शताब्दी में जो भी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक टर्म यूज़ की रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, और किस चीज़ का पुनर्जागरण? लिटरली रीबर्थ, अपने विचारों का, अपने थॉट्स का पुनर्जागरण। अब लोग नए नए विचार सोचेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, यूरोप को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। तो उस चीज़ का रेनेसांस, उस चीज़ का पुनर्जागरण, नए सोचों का रीबर्थ। ठीक है, सेंट्रल कल्चर चेंज ऑफ दिस पीरियड, और यही बनेगा कारण जिसकी वजह से आप चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन पढ़ोगे। ठीक है, द हिस्टोरियन वो एम्फेसिस दिस मोस्ट वॉज अ स्विस स्कॉलर जैकब बर्खार्ड 1818 to 1897 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के एक स्कॉलर हैं, स्विस स्कॉलर उनको कहते हैं, जैकब बर्खार्ड। उनका जन्म ये रहा 1818 में, और 1897 से इनका जन्म डेट है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, जो भी लाइफ स्पैन है इनकी। वो क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में वो प्रोफेसर थे, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, यानी कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। किस पे? रेनेसांस पे। ये नाम याद रखना, जैकब बर्खार्ड स्विस स्कॉलर थे, और कहाँ की यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। ये पूरे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, बाकी मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।